और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की इंतखाबी रैलियां उरूज पर हैं। कर्नाटक में आज इलेक्शन रैली की कमान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संभाली है। आज अपनी तकरीर का आगाज जय बजरंग बली से किया, जो इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन किया है। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए जहां कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं बीजेपी की डबल इंजन सरकार की हुसूल याबियों को साझा किया। वाज़ेह है कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की पोलिंग में बमुश्किल एक हफ्ता बाकी है। सियासी पार्टियों ने रियासत में इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है। कित्तूर चिन्नम्मा मत्तु संगोड़ी रायण्ण ಅವರ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कारಗಳು। कर्नाटका के करीब करीब हर परिवार को डबल इंजन सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। जिन तक कभी सरकारी मदद पहुंचती तक नहीं थी, उनको भी पहली बार मदद मिल रही है। बंधु भगिनीयरे, बीजेपी पर विश्वास का एक और बड़ा कारण है, कर्नाटका के हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ अभूतपूर्व काम, तेज गति से हुआ काम। जहां कभी रेल और रोड तक बदहाल स्थिति में थी, वहां अब एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। बीजेपी के पास कर्नाटका को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो, तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की खराब राजनीति को जन्म दिया है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है, तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो। मैं भी कर्नाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है, कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। अब देखिए क्या हुआ था 2009 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस ने देश को गारंटी दी थी कि वो 3 वर्षों में देश भर के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ेगी। इस गारंटी का क्या हुआ? 3 वर्षों में कांग्रेस ने सिर्फ, आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 100 से भी कम ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा पाई। हमने आकर के 2 लाख से अधिक गांवों पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचा चुके हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें पार्टी ने पीएफआई और बजरंग दल के खिलाफ पाबंदी का ऐलान किया, जिस पर बजरंग दल के कारकुनों ने आज भी हंगामा किया। वहीं वज़ीर आज़म ने भी बेलगावी में अपनी तकरीर में बजरंग दल पर पाबंदी का इशारा जय बजरंग बली के जरिए गैर महसूस तरीके से नारा देकर कराया, जिस पर रैली में मौजूद अवाम ने पुरजोश अंदाज में नारे पर जवाब भी दिया। वाज़ेह है कि कांग्रेस की मरकजी लीडरों ने ऐलान किया कि इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर कर्नाटक में तमाम गैर मुनसिफाना कवानीन और बीजेपी हुकूमत के जरिए मंजूर करदा दीगर आवाम मुखालिफ कवानीन को मनसूख करने का भी वादा किया है।
जिसका बीजेपी लीडर सख्त जवाब दे रहे हैं। वीर बजरंगी, जय श्री राम, बजरंग बली की। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस इंतखाबी वादे के खिलाफ कर्नाटक भर में बजरंग दल के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। बेंगलुरु के वेमनहल्ली इलाके में बजरंग दल ने एहतजाजी रैली निकालते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। बजरंग दल के लीडर मंजुनाथ रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन में एक तबके को लुभाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बजरंग दल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी। वाजह के 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल, पीएफआई जैसी तंजीमों पर पाबंदी का ऐलान किया है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को संत कबीर नगर के जूनियर हाई स्कूल में जलसगा में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में एक रैली निकाली। पहले मरहले में 28 मकामात पर मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आला ने बुध से दूसरे मरहले की रैलियों का आगाज किया। योगी ने कहा कि संत कबीर नगर से बहने वाली आमी नदी 6 साल पहले तक आलूदा थी। इसका पानी पीते तो पालतू जानवर भी मर जाते थे। मरकजी और रियासती हुकूमत की इस रफ्तार काम की वजह से यह मुमकिन हुआ है। हमने तरक्की के मामले में सबको एक साथ रखा, किसी को अलग नहीं किया, गरीब की जात पात और मजहब नहीं देखा। आपके जिला और पूर्वांचल में भी बुनियादी ढांचे के तरक्याती काम हुए हैं। आपके साथ वाली मंडोरा शुगर मिल बंद थी। पिछली हुकूमतों ने किसानों पर गोलियां चलाई। हमारी हुकूमत ने न सिर्फ शुगर मिल की मंजूरी दी है बल्कि वहां की मिल भी काम कर रही है। यह यहां के किसानों के लिए इज्जत का जरिया बन गया है। करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में अब भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का। हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर एक 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने जा रहा है। 1 करोड़ युवा को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इसलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में शहरों का आतंक नहीं बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगति। शरद पवार के एनसीपी सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के ऐलान के एक दिन बाद भी काफी हंगामा हुआ। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने बुध को एक मीटिंग की। एनसीपी लीडर छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार की बेटी और लोकसभा मेंबर सुप्रिया सुले कौमी किरदार अदा करने के लिए एक मिसाली इंतखाब हैं। दरियासना पुणे की एक एनसीपी कारकुन ने खून से एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने शरद पवार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की थी। शरद पवार मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में मौजूद थे जहां एनसीपी के लीडरों ने गैर रस्मी बातचीत की लेकिन वो मीटिंग में शरीक नहीं हुए। छगन भुजबल ने बुध को कहा कि पवार का एनसीपी सरबराह के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान सभी के लिए एक झटका है। हम उन्हें अपना फैसला वापस लेने पर राजी करेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो नहीं जानते कि शरद पवार के दिमाग में क्या है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अफवाहें न फैलाएं, कयास आराइयां न करें। पवार साहब को मजीद वक्त चाहिए। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पार्टी में पवार साहब के साथ शुरुआत से मैं काम करते आ रहा हूं। मेरे जैसे अनेक मान्यवर काम कर रहे हैं
और पवार साहब ने जो जो जिम्मेदारी हमको जब जब दी, हम सब लोगों ने उसको निभाई है। लेकिन जहाँ तक ये जिम्मेदारी की बात आ रही है, अभी ये जब तक हमने पवार साहब के इस्तीफे के बारे में अंतिम निर्णय नहीं होता है, तो नई जगह किसके लिए खाली होती है वो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा है। और मैं व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और ये पद मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत गौरवशाली है। बहुत कुछ उसमें मेरे पास जिम्मेदारी पहले से ही नेशनल लेवल पे पवार साहब के साथ काम करते हुए मुझे मिली हुई है। मैं पार्टी का पहले नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, अब पार्टी का मैं प्रथम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ। तो इसलिए मुझे मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि अध्यक्ष बनूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम जो भी पवार साहब के फैसला पहले क्या होता है उसके बाद ही ये अगले फैसले की बात हम करेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा एहतजाज करने वाले पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंची। पीटी उषा ने इन पहलवानों से बातचीत की और इन पहलवानों से एहतजाज खत्म करने की अपील की। पहलवान गुज़श्ता 11 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और इस दौरान उनकी हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे कबल पीटी उषा ने भी कहा कि पहलवानों को इस तरह का एहतजाज नहीं करना चाहिए, इससे मुल्क की छवि खराब होती है। WFI के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों को जिनसी तौर पर हिरासत करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। खवातीन पहलवानों बशमूल एक नाबालिग जिन्होंने सिंह के खिलाफ जिनसी हिरासनी के इल्जामात लगाए थे, वो दिल्ली पुलिस ने इतवार को सिक्योरिटी फराहम की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी थी कि वो पहलवानों को सिंह के खिलाफ उनकी शिकायत के बाद सिक्योरिटी फराहम करे। तो आज जंतर मंतर पर पीटी उषा ने एहतजाजी पहलवानों से मुलाकात करते हुए इस एहतजाज को खत्म करने की अपील की है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी थी कि वो पहलवानों को सिंह के खिलाफ उनकी शिकायत के बाद सिक्योरिटी फराहम करें। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुकदमा अभी तक दर्ज किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज 11वां दिन है, पहलवान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पहलवान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा यहाँ पर आई। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत करने की कोशिश करी, उनसे संवाद किया और तमाम मसलों पर एक वार्ता करते हुए पीटी उषा नजर आई। मगर क्या बातचीत हुई है उस पर पहलवानों का अभी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मगर आपको बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले पीटी उषा ने एक ट्वीट कर ये मैसेज दिया था पहलवानों को कि डिसिप्लिन में रहना है, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को नजरअंदाज करते हुए पहलवान नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पीटी उषा यहाँ पर पहुंचती हैं, खिलाड़ियों से संवाद करती है। मगर यहाँ पर पहलवानों के जो समर्थक हैं उनके अंदर एक नाराजगी भी देखने को मिली पीटी उषा को लेकर। और यहाँ पे लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता अभी गोपाल राय अभी यहाँ पहुंचे हैं, सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पे पहुंचे थे, नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचकर पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। मगर पहलवान अड़े हुए हैं कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब तक 2 FIR दर्ज की गई है पूरे मामले पर। खिलाड़ी पहले मांग कर रहे थे कि FIR दर्ज हो, अब FIR दर्ज हो गई है। खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए और प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा ये प्रोटेस्ट, ये धरना प्रदर्शन यूं ही लगातार निरंतर बदस्तूर जारी रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर मुजाहरा करने वाले हिंदुस्तान की चोटी के रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि एक ताकतवर शख्स के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। रेसलर्स WFI चीफ के खिलाफ जिनसे हिरासानी के इल्जामात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। मीडिया से खिताब करते हुए ओलंपियन विनेश फोगाट ने कहा कि ऐसे शख्स के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है जो अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। विनेश फोगाट ने यूनियन को भी निशाना बनाया। उन्होंने वजीर खेल अनुराग ठाकुर पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और कमेटी बनाकर मामले को दबाने की कोशिश का इल्जाम लगाया। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि उन्हें नए कवानीन की मुखालफत करते हुए ओलंपिक्स में सिलेक्शन के लिए पेश किया गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। SDH भदरवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ इलाके ज़ालाबारी से भी मुतासर हो सकते हैं। शिमाली हिंदुस्तान जो आमतौर पर साल के इस वक्त ज़्यादा दर्ज हरारत और यहाँ तक कि गर्मी की लहरें भी देखता है, इस वक्त बारिशों और आमतौर पर अबर आलूद हालात के साथ ज़्यादा ठंडी गर्मी का मुशाहिदा कर रहा है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों में शिमाली मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। IMD के मुताबिक मगरबी राजस्थान को 4 मई को गर्द गुबार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। सीनियर कांग्रेस लीडर भरत कुमार सुधान ने कांग्रेस को खैरबाद कहते हुए अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। भरत कुमार सुधान ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर भरत कुमार ने कहा कि बारामूला से कांग्रेस के दफ्तर को रिमोट कंट्रोल पर चला रहे थे। हालांकि ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ मेरे पास कोई जाती सबूत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस या तो अपने कारकुनों की बात सुने, वरना कांग्रेस अपनी जमीन मुकम्मल तौर पर खो देगी। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा है कि जब इलेक्शन होंगे तो अल्ताफ बुखारी अगली हुकूमत बनाएंगे। हमारे उड़ी के म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं भरत जी, इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज एक साथी, मजबूत साथी वहाँ उड़ी में हमारे साथ हमारी जमात में आया है। मैं आपको सच बताऊं, इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है भरत जी किस जमात में थे, कहाँ से आए, क्या आए। हमें यह भरत जी हमारे साथ आए क्यों, भरत जी की अपनी शख्सियत है। जमातों में जाने से या रहने से न, उसलिए ये यहाँ आए हैं कि ये कल कहाँ पे थे, तो उस भरत जी है तो हमारे साथ आए हैं। हमने भरत जी को ही इस्तकबाल किया है। मैं लगभग 95 से लेके तो आज 2023 तक ताई साहब का एक साथी रहा। मेरे बुजुर्ग हैं वो। मैंने 28-30 साल ताई साहब के साथ निकाले। मुझे ताई साहब से कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। वो अच्छे लीडर हैं, मुझे उनसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज उनका दफ्तर जो है वो उड़ी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिमोट पे चल रहा है। मैंने बहुत बार ताई साहब से बात कही कि ताई साहब मुझे यहाँ आपके ऑफिस से यहाँ बू आ रही है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके ऑफिस को हैंडल कर रही है। लेकिन ताई साहब की एक आदत है कि वो भरोसा कर लेते हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया क्योंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं वहाँ चेयरमैन भी हूँ। मेरी तरफ से ताई साहब को कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैंने एक अच्छी पार्टी, अच्छी शख्सियत अल्ताफ़ साहब को देख के और मेरे अपने साथी जो वो पुराने साथी थे, जिस तरह मुश्ताक चौधरी साहब, रफ़ीक बलोट साहब, महमूद पीर साहब, अपने मुख्तार साहब, ये एक पूरी एक काफ़ी हमारी एक लॉबी थी।
और वाकई मुझे अपनी लॉबी के बगैर काम करने में मजा भी नहीं आ रहा था। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पिछली हुकूमतों के दौरान होने वाली माली बेज़ाब्तियों का तस्करा किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पहले टेंडर में 100 रुपए की चीज का रेट 1000 बताया जाता था। साथ ही माजी के कामों की मुनासिब दस्तावेज भी दस्तयाब नहीं है। अभी कामों में शफाफियत और जवाबदेही है। जिनको सेक्रेटेरिएट में काम करने के अमल में दुश्वारी है, उन्हें अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर सियासी जमातों का रद्दमल सामने आया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने साबिक हुकूमतों में हुई बदनुवानियों की जांच की मांग की है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने गैर जरूरी तारीफ करने के बजाय नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दिया। पीडीपी लीडर हरबख्श सिंह ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर हैरत जाहिर की। उन्होंने कहा कि बहुत से तरक्याती काम उनकी हुकूमत ने किए हैं और तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा है। अब इसका इफ्तिताह हो रहा है। उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूं। आई एम सॉरी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हिज मास्टर्स वॉइस बोलते हैं। बिजली घर तामीर हो रहे हैं, दैट इज नॉट द डेवलपमेंट फॉर मी। मेरे लिए वो बिजली नहीं है, मेरे बच्चे वहां लगते नहीं हैं। ये 92,000 करोड़ लेट अस नॉट, आप जोजिला टनल बना रहे हैं वो काउंट ना करिए, उससे मेरे बच्चों को कोई यहाँ ये नौकरी नहीं मिलती है। आप कहीं और जम्मू श्रीनगर का रोड बना रहे हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं उससे मिलता। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने कहा था, इंडस्ट्री आ रही है 70,000 करोड़, 700 ही हमें गिनवाइए, हम 70,000 नहीं, हम 700 पे भी आपको कहेंगे कि इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार देना चाहिए। आप यहाँ सिटी का हाल देखिए, पूरे वर्ल्ड में रोड बढ़ रहे हैं, यहाँ रोड घट रहे हैं। आप देखिए क्या हालत है, डर के मारे कोई लाल चौक में गाड़ी नहीं लाना चाहता। अगर इसको ये डेवलपमेंट कहते हैं, आप मुझे बताइए क्या जो पुरानी टाइलें पिछले साल हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसको उखाड़ के फेंका, कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी है? आप मुझे बताइए, कौन बताएगा ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये हमारा पैसा है जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। आप जेसीपी लगा रहे हो, फिर खोद रहे हो, हर चौथे साल एक नई ड्रेन बनती है। आप बिजली डिपार्टमेंट का देख लो, हर चौथे साल एक नया मीटर आता है, कभी स्मार्ट मीटर, कभी। आज तक किसी ने पूछा कि इस बारे में ये जो पुराना खरीदा गया है ये इसके पैसे कौन देगा, ये कैसे रिकवर करेंगे? तो जो बिकने वाली, शो ऑफ करने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट का फर्ज होता है डेवलपमेंट करना। हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे डेवलपमेंट करती है। और अगर ये कहते हैं कि 70 साल या पिछली गवर्नमेंटों ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है, जिसको जो बेस है, जहां कहीं बेस लगी है, जब संगी बुनियाद है उस पे इमारत बनाई जाती है। अगर संगी बुनियाद नहीं हो, इमारत नहीं बनेगी। तो ये संगी बुनियादें हमने रखी हैं। देखिए, चीफ सेक्रेटरी का ये बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना है कि पहले जो है वो काम नहीं होते थे, पैसा लोगों की जेब में जाता था और अब नहीं जाता। जिनके जेब में जाता था उनका निकालना चाहिए, उनको जेलों में भरना चाहिए। सियासी आदमी, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते रहते हैं कि इस तरह के बेहुदा बयानात लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के बयानात दे, ये बहुत आपत्तिजनक है कि करप्शन बड़ी है और लोग जो है वो करप्शन में परेशान हैं। और सरकार ये दावे करती है जिन्होंने पहले करप्शन किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन लोगों के जेब से पैसा निकालो, उनको जेल में डालो। जो लोग हैं इसको साबित करें, सबूत करें, जांच करें उन लोगों के खिलाफ। अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो था वो तो बंद कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पटवारी और गद्दावर और क्लर्क और उन लोगों को पकड़ता है। पिछले 9 साल में कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने बड़े मगरमच्छ को पकड़ा गया। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि पिछली सरकारों में मरकज से जो पैसे आते थे उसका बंदर बांट हो जाता था, जबकि अभी ऐसा नहीं है। हर चीज सिस्टम से चल रही है। ऐसे में जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी ये कहा है कि यदि चीफ सेक्रेटरी इस तरह के बयान देते हैं कि वो फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा जो है विकास नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो 7,000 यूनिट लगाने की बात होती है, 700 यूनिट वो दिखा सकते हैं। तो ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, 70 साल बनाम 3-4 साल का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कंपैरिजन कोई नहीं होता। किसी भी चीज को जमीन पर लाने के लिए उसके लिए थोड़ा समय
समय लगता है और कर भी रहे हैं। पीछे जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसके माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आने वाले समय में लगती हैं और उस सारे प्रोसेस को थोड़ा समय लगता है, तो हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर विरोध करने वाले हैं कि बाहर लोगों को नहीं आने देंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, बाहर से होगी, तो इन्वेस्टमेंट ये नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से सोचें तो जम्मू कश्मीर में ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र बहुत बड़ा बनेगा। आपको क्या लगता है पिछली हुकूमतों में किस तरह से यहाँ पे मिसयूज हुआ फंड्स का और कितना आगे जा सकता था जम्मू कश्मीर जो नहीं जा पाया? देखिए, जहां तक मैं आपको ये साफ बात कहना चाहता हूं, मिलिटेंसी के कारण से उन लोगों को सपोर्ट की जाती थी जो कि भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बोलते थे। जब तक ऐसे हालात रहेंगे तो मुझे लगता है कि तब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। आज इन चीजों पर लगाम लगी है तो सभी एक मानसिकता जो चेंज करने की जरूरत है। यूथ को यहाँ पर खराब किया गया था, इन सब चीजों को देखें तो बहुत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।